अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए थे और अब वो वापस आ चुके हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है, मीडिया में तो धूम मची हुई है। स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे हैं। आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपना मिशन पूरा कर 4 एस्ट्रोनॉट के साथ वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। लेकिन ये खबर सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं जब चौथी क्लास में था तब जनरल नॉलेज में मैंने ये पढ़ा था कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी हैं। इतने सालों से मैं यही सोच रहा था कि राकेश शर्मा जी के बाद और भी बहुत भारतीय गए होंगे अंतरिक्ष में। लेकिन जब मुझे यह पता लगा कि शुभांशु जी दूसरे भारतीय हैं, तब मेरा दिमाग ठनका। मतलब कि आप ये सोचिए कि मेरे चौथी क्लास से निकलने के बाद आज 21 सालों बाद भी बच्चे यही पढ़ते आ रहे थे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। और कमाल की बात यह है कि मेरे चौथी कक्षा में पढ़ने से 20 साल पहले से भी बच्चे यही पढ़ते आ रहे थे कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, मतलब कि आज से 41 साल पहले। मतलब कि हमें अपना दूसरा आदमी अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरे 41 साल लग गए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि राकेश शर्मा जी और शुभांशु शुक्ला जी दोनों को ही हमने अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। मतलब कि किसी भारतीय एजेंसी ने उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। ये दोनों ही दूसरे देशों के जहाजों में बैठ के अंतरिक्ष में गए हैं। राकेश शर्मा जी भारत और सोवियत संघ के बीच एक प्रोग्राम के तहत सोवियत संघ के ही एक अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 के जरिए अंतरिक्ष में गए थे, जिसमें सोवियत संघ अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अपने मित्र देशों के लोगों को आमंत्रित कर रहा था। इस प्रोग्राम का नाम था इंडो सोवियत स्पेस एग्रीमेंट। वो तो उस समय सोवियत संघ ने हमें आमंत्रण दे दिया तो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जा पाए। अगर सोवियत संघ उस समय आमंत्रण नहीं देता तो शायद आज शुभांशु शुक्ला जी ही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होते। शुभांशु शुक्ला जी भी अमेरिका के एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष में गए हैं। एक्सियोम मिशन एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने आयोजित किया है और यह मिशन नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से किया गया है। अगर हम अंतरिक्ष में जाने की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के आगे भारत कहीं भी खड़ा नहीं होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आज तक कई सौ बार अपने कई सौ नागरिकों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी और एटलांटिस जैसे 135 मिशनों में 355 लोगों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है और हम आज भी बस 2 लोगों को भेज के ही खुश हो रहे हैं। अमेरिका की कंपनी नासा के पास पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और विशालकाय टेलीस्कोप, द हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप हैं। नासा 1000 से ज्यादा बिना मनुष्य वाले रोबोट्स और सैटेलाइट्स को गहरे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर और उपग्रहों पर भी खोजबीन करने के लिए भेज चुका है। ये सब अमेरिका इसलिए कर पाता है क्योंकि अमेरिका अपने अंतरिक्ष मिशनों के ऊपर बहुत खर्चा करता है। नासा का वार्षिक बजट $25 बिलियन का है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस और चीन भी हमसे अंतरिक्ष अभियानों के अंदर बहुत आगे हैं। रूस का अंतरिक्ष अभियान 1955 में शुरू हो गया था और रूस ने ही पहला मनुष्य अंतरिक्ष में भेजा था। 1961 में यूरी गैगरिन पहले मानव बने जो वोस्टॉक 1 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ तक कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी 1963 में रूस की वैलेंटीना तेरेस्कोवा ही बनी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2000 से लेके अब तक रूस ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक प्रमुख साझेदार है। रूस का ही सोयूज यान सबसे लंबे समय से चलने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। रूस भी अपने अंतरिक्ष अभियानों के अंदर अच्छा खासा खर्च करता है। रूस का वार्षिक बजट लगभग $3.5 अरब का है, जो कि हमारी संस्था इसरो से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन तो अमेरिका और रूस को भी इन अभियानों के अंदर पीछे छोड़ रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम पर 2023 में लगभग 12 से 13 अरब डॉलर खर्च किए थे। चीन अभी तक 17 मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही देश अपने अंतरिक्ष अभियानों के ऊपर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने देश भारत की ओर देखते हैं तो हम इन देशों से काफी पीछे रह गए हैं। और मैं बात जानता हूं कि जब मैं कह रहा हूं कि हम इनसे पीछे रह गए हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों के अंतरिक्ष अभियान हमसे काफी पहले शुरू हुए होंगे, हमने बाद में शुरू किया होगा, तो धीरे धीरे हम भी इन तक पहुंच जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। इन देशों के अभियान भी लगभग हमारे देश के अभियान के साथ ही शुरू हुए थे। इसरो की शुरुआत 1962 में हुई थी, जिसे उस समय इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार कहा जाता था। बाद में इसका नाम इसरो बदल दिया गया था। और नासा की शुरुआत 1958 में हुई थी, यानी कि हमसे बस 4 साल पहले।
सोवियत रूस और चीन के भी स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हमसे बस 10 साल पहले ही हुई थी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इन देशों के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत में और हमारे देश के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन आज ये देश हमसे लगभग 50 साल आगे जा चुके हैं। ये देश हमसे आगे तो निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम इनसे पीछे रह कैसे गए। हमारी इनसे पीछे रह जाने की असली वजह क्या है? इस वजह को ढूंढने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जिन देशों से हम पीछे रह गए हैं, क्या इन देशों के पास हमसे ज्यादा या हमसे फालतू कुछ है? मतलब कि क्या प्राकृतिक रूप से ही इनके पास कोई एडवांटेज है? मतलब कि जो चीजें प्रकृति हमें देती है, जैसे खेती लायक भूमि, पेड़, पहाड़, नदी, खनिज और इसी प्रकार की प्राकृतिक संपदा में क्या भारत इन देशों से कम है क्या? तो हमें जवाब मिलता है नहीं। भारत हर प्रकार से प्राकृतिक संपदा में इन देशों से या तो आगे है और नहीं तो बहुत सी चीजों में बराबर है। जैसे खेतीहर भूमि की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि भारत के पास ही है। भारत में 400 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। पहाड़ों में भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय हमारे देश भारत में ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम भारत को देखें तो भगवान की जैसी कृपा इस भूमि पर है वैसी दुनिया में किसी भूमि पर नहीं है। उत्तर में बर्फ से लेकर दक्षिण में समुद्र तक और पश्चिम में रेगिस्तान से लेकर पूर्व में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह मैसूरम तक भारत के पास सब कुछ है। प्रकृति की दी हुई किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास कमी रही तो सिर्फ हमारे देश के नेताओं के दिमाग में। हमारे देश के नेताओं के कम अक्ल होने की वजह से स्पेस प्रोग्राम का होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर पीने का पानी तक नहीं पहुंचा है। साल 2000 के आसपास जब मैं छोटा था और 2025 के बारे में सुनता था तो यह सोचता था कि भारत देश तो उस समय ऐसा बन जाएगा जैसे साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। साइंस फिक्शन मूवीज की तो आप छोड़ दीजिए, भारत के अंदर आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 127 देशों की लिस्ट के अंदर भारत 105वें नंबर पर आता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के मीडिया वालों को आपने चिल्लाते हुए सुना होगा कि भारत अब एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की हो चुकी है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। जब अपने देश के प्रधानमंत्री से लोग इस तरीके के आंकड़े सुनते हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम ही गरीब रह गए हैं, बाकी लोगों के पास समृद्धि आ गई होगी। लेकिन ये आंकड़े ही अपने आप में बिल्कुल गलत होते हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की सच्चाई तब निकल के आती है जब आप इसका जीडीपी पर कैपिटा निकालते हैं। मतलब कि 4 ट्रिलियन को आप इस देश की जनसंख्या से भाग कर देते हैं। भाग करके आपको यह पता लगता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है। $4 लाख करोड़ को जब आप 140 करोड़ लोगों की जनता से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है $2800। मतलब कि इस फॉर्मूले के हिसाब से देश के एक आदमी की कमाई है $2800। लेकिन लोगों की कमाई निकालने का यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस आंकड़े में अडानी, अंबानी और उनके जैसे अमीर लोगों की कमाई भी जुड़ जाती है। इस आंकड़े की सच्चाई जानने के लिए हमें इस आंकड़े में से अडानी, अंबानी को हटाना पड़ेगा। और जब हम अडानी, अंबानी को इस आंकड़े से हटाते हैं तो यह 2800 रह जाता है 2700। और अगर देश के 1% अमीर लोगों को हम इसमें से हटा देते हैं तो यह आंकड़ा आ जाता है $1730 पर। और अगर हम इस देश के 5% से अमीरों को हटा देते हैं तो यह आंकड़ा आ जाता है $1130। मतलब कि हमारे देश के 95% लोगों की आमदनी अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों से भी कम है। ये है $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की सच्चाई। ये हमारे देश के निकम्मे नेताओं ने अंग्रेजों से भी ज्यादा इस देश को लूटा है।
ये लोग हमारे देश को इस स्तर पर लेकर आ गए हैं कि अब हमारे देश के लोगों को साफ पानी मिल जाना या बस बिजली मिल जाना ही बहुत बड़ी सफलता लगती है। कमल फूल की सरकार बना दो, हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। जिस देश की 95% जनता गरीबी में जी रही हो, उसमें से वैज्ञानिक कहां से निकल कर आएंगे? लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हमारे देश से वैज्ञानिक निकलते हैं, इसरो जैसा संस्थान बनाते हैं, उसको चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर हमारे देश के नेता जरा सी ईमानदारी से काम कर लेते तो क्या हम नासा से बड़ा संस्थान नहीं बना सकते थे क्या? इस मामले में बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस देश की सरकार अपने देश के वैज्ञानिकों पर और वैज्ञानिक अभियानों के ऊपर जितना ज्यादा खर्च करती है, उतना ज्यादा उस देश के वैज्ञानिक तरक्की कर पाते हैं और उस देश के अंदर नई तकनीक खड़ी करते हैं। लेकिन एक है हमारी देश की सरकार है जो अक्सर इसरो का बजट काट दिया करती है। इसरो के बजट में कटौती की गई है, जिससे कई अंतरिक्ष मिशन अधर में लटक गए हैं। 2024 में नासा का बजट 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था, जबकि इसरो का बजट कितना था? 13,400 करोड़। अमेरिका ने 20वीं सदी में विज्ञान और तकनीक पर भारी निवेश किया है। इसका परिणाम ये है कि अमेरिका की तकनीकी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और विज्ञान पर उसके भारी निवेश ने ही अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया है। इस बात को आज के समय में चीन बहुत अच्छे से समझ गया है। चीन ने अमेरिका के बाद R&D पर सबसे ज्यादा खर्च किया है और चीन R&D पर अपनी GDP का 2.55% खर्च करता है, जो भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसी वजह से आज चीन की कंपनियां जैसे हुआवे, DJI और BYD वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हैं। चीन ने बाइडू नाम का अपना खुद का एक GPS सिस्टम भी बना लिया है। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं? The assembly became a battleground. Some ran for cover, but he's walked out. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और एक दुख की बात आपको बताऊं, जब हमारे देश ने मंगलयान भेजा था तब हमारे देश की मीडिया और सब लोग बस इस बात पे खुश थे कि मंगलयान का खर्च हॉलीवुड की किसी फिल्म से भी कम है। एक पिक्चर आई थी मिशन मंगल, उस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात ये नहीं थी कि मंगलयान को मंगल ग्रह पर कैसे भेजेंगे। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस मिशन के लिए पैसे कहां से आएंगे और जब पैसे आ गए तो पैसे कैसे बचाएं। ये बात सुनकर मैं इतना दुखी हुआ था कि मतलब एक वैज्ञानिक का पूरा दिमाग सिर्फ इस चीज में लगना चाहिए कि वो नया शोध कैसे करे, वो विज्ञान में और क्या क्या चीजें सीख सकता है। अगर एक वैज्ञानिक का पूरा दिमाग सिर्फ इस बात में लगेगा कि पैसे कैसे बचाएं, तो वो वैज्ञानिक शोध क्या करेगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि आज भी हमारे देश के नेता इस देश को ऐसा नहीं बना पाए कि हमारे देश के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो हमारे देश में ही रह जाएं। साल दर साल देश के IIT जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका जैसे देशों में चले जाते हैं और उस देश की उन्नति में अपना दिमाग लगाते हैं। 1964 से 2001 में लगभग 30% IIT से ग्रेजुएट बच्चे अमेरिका गए। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के अध्ययन में कहा गया था कि टॉप 1000 JEE स्कोरर में से 36% विदेश चले जाते हैं और टॉप 100 JEE स्कोरर में से 62% बच्चे अमेरिका उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए चले जाते हैं। अमेरिका ऐसे ही पूरी दुनिया में ताकतवर नहीं बना है, बल्कि पैसे की ताकत से उसने पूरे दुनिया के दिमागों को अपने देश के अंदर इकट्ठा कर लिया है। अमेरिका में 12% वैज्ञानिक और 38% डॉक्टर भारतीय हैं और नासा में 36% यानी कि 10 में से 4 वैज्ञानिक भारतीय हैं। और यहाँ तक कि अभी इजराइल और ईरान के युद्ध में आपने अमेरिका के एक B-2 बॉम्बर विमान का नाम बहुत सुना होगा। अमेरिका के सबसे घातक हथियार को भी एक भारतीय ने ही डिजाइन किया था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक नौशेर गोवाडिया ने ही अमेरिका के लिए इस विमान को बनाया था। अगर इन वैज्ञानिकों को हम अमेरिका जितनी तनख्वाह, रहन सहन और काम करने के लिए बढ़िया संसाधन दे पाते तो क्या ये वैज्ञानिक भारत छोड़कर वहां काम करने जाते? तब क्या अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना हमारे लिए बड़ी बात रह जाती क्या?
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो वैज्ञानिक विदेश में चले गए वो देशभक्त नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जिन वैज्ञानिकों ने देशभक्ति दिखाई उन्हें क्या मिला। आप लोगों ने डॉक्टर होमी भाभा का तो नाम सुना ही होगा, जिनके नाम पर हमारे देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है। भाभा को हमारे देश के अंदर परमाणु क्रांति लाने का जनक माना जाता है। भाभा सही मायने में एक देशभक्त वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भाभा जिस प्लेन में जा रहे थे उस प्लेन को ही क्रैश करवा दिया। जिस तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मरवाती रहती है, उसी तरह CIA भारत के वैज्ञानिकों को मरवाती रहती है। सिर्फ भाभा ही नहीं, बल्कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1947 से लेकर आज 2025 तक हमारे देश के होनहार और बहुत महत्वपूर्ण परमाणु और अंतरिक्ष अभियानों पर काम करने वाले 2500 वैज्ञानिक CIA द्वारा मारे जा चुके हैं। नंबी नारायणन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके ऊपर रॉकेटरी फिल्म भी आई थी। आज से 55 साल पहले यानी कि 1970 के दशक में वो क्रायोजेनिक इंजन बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। अगर वो सफल होते तो भारत उस समय ही अपने खुद के अंतरिक्ष यान बना लेता। लेकिन CIA ने क्या करा? CIA ने ऐसी चाल चली कि भारतीय एजेंसियों को उन्होंने ये विश्वास दिला दिया कि नंबी नारायणन पाकिस्तानी जासूस है। भारतीय अदालतों में उन पर केस चलता रहा, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। बाद में फिर उनकी इतनी बदनामी हो जाने के बाद ये बात सामने आई कि वो तो CIA की चाल थी और नंबी निर्दोष थे। एक देशभक्त वैज्ञानिक के साथ हमारे देश की सरकारों ने ये सब होने दिया। ये सब करके CIA ने हमारे देश के क्रायोजेनिक इंजन की प्रक्रिया को 30 साल पीछे पहुंचा दिया और हमारे देश की सरकार बस देखती रही। मतलब कि आप ये सोचिए कि एक तो ये निकम्मी सरकार यहाँ से बाहर जाने वाले वैज्ञानिक को रोक नहीं पा रही है, और जो बेचारे वैज्ञानिक देशभक्ति में यहाँ रुकते भी हैं उनकी जान भी नहीं बचा पा रही है। अगर हमारे सामने ही कोई बाहर की एजेंसी आकर हमारे वैज्ञानिकों को मार देगी और हम देखते रहेंगे तो फिर ये सरकार चलाने का मतलब ही क्या है? ये लोग बैठे क्यों है सरकार में? इन सारी समस्याओं के चलते हुए ही आज हमारा देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना पीछे है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है। इस पूरी समस्या का समाधान कहीं बहुत दूर नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के अंदर छुपा हुआ है जिसे आप और हम आज तक अपने देश के ऊपर एक बोझ की तरह समझते आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की जनसंख्या की। 143 करोड़ लोग हैं हमारे पास। इस देश के नेता, आम लोग और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस जनसंख्या को एक समस्या की तरह ही देखते हैं। लेकिन सही मायने में सभी प्राकृतिक संसाधनों में किसी भी देश की जनसंख्या उसका सबसे जरूरी संसाधन होता है। चीन के पास भी हमारी जितनी ही जनसंख्या है, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या को काम पर लगा दिया और आज भारत से 50 साल आगे है। हमारे पास जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं। बस हमें इस जनसंख्या को काम पर लगाना है, और जनसंख्या को काम पर लगाने के लिए चाहिएगा पैसा। लेकिन हमारे देश में चल रही षड्यंत्रकारी बैंकिंग व्यवस्था ने जानबूझकर पैसे की कमी कर रखी है। सब कुछ होते हुए, सारे संसाधन होते हुए भी बस पैसे की कमी के कारण हम केवल अपनी 10% क्षमता पर ही चल पा रहे हैं। आज भारत देश अपना खर्च चलाने के लिए विदेशी बैंकों से कर्ज पर पैसे लेता है और उसका ब्याज भी चुकाता है। पैसे की कमी ने ही देश की प्रगति के सारे काम रोक रखे हैं। अमेरिका इतना ताकतवर इसलिए ही हो पाया है क्योंकि वो अंधाधुंध पैसे बनाता है और अपने सैन्य उपकरणों और अभियानों पर खर्च करता है, और जिसको चाहे उसको कर्ज भी दे देता है। पैसा ही इस सारी समस्या की जड़ है। अपना खर्च चलाने के लिए हमें किसी बाहरी बैंक से या किसी देश से या फिर वर्ल्ड बैंक या IMF से कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के समझदार और होनहार अर्थशास्त्रियों ने सबको यही समझा के रखा हुआ है कि हम बिना कर्ज के तो चल ही नहीं सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना पैसा बना सकते हैं, और हमें उस पैसे का किसी को ब्याज भी नहीं चुकाना। इस कर्ज मुक्त पैसे से देश में सबको काम मिल सकता है। अपने अंतरिक्ष अभियानों पर खर्च करने के लिए हम जितना मर्जी उतना पैसा बना सकते हैं। अगर भारत सरकार कर्ज मुक्त पैसा बनाना शुरू कर दे तो हम भी अपने वैज्ञानिकों को जितना वो कहें उतनी तनख्वाहें दे सकते हैं। जो उपकरण वो मांगे वो उनको मुहैया करा सकते हैं। अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजना तो बहुत छोटी बात है, हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब सरकार इन बातों को समझे और बिना डरे निर्णय ले। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि सरकार ये सब कभी नहीं करेगी, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी आ जाती है आप पे और हम पे।
आपको और हमको मिलकर एक संगठन बनाकर इन बातों के लिए समाज के अंदर क्रांति लानी पड़ेगी। भारत के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भारत के अंदर कितनी क्षमता है, भारत क्या क्या कर सकता है। और ये छोटी सी बात कि हम अपना पैसा नहीं बना सकते, भारत को कितना पीछे धकेल चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था की इन गहरी बातों को समझने के लिए बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़िएगा। नीचे दिए गए नंबर पर जाकर आप इस किताब को अपने घर भी मंगवा सकते हैं। इसी नंबर पर जाकर आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। मेरा नाम है शिवांक यादव। नमस्कार, जय हिंद।